स्वागत है बच्चे आप सबों का। क्या हाल है बच्चे? छठ के शुभ अवसर पर आज शाम का अर्घ है और कल सुबह का अर्घ है। तो मेरी छठ मैया से ये कामना है कि आप को समृद्धि दे, आपको स्वस्थ रखे, साथ में ये जो साल है आपकी बेरोजगारी को समाप्त करने की माँ कृपा करें। और बहुत सारी वैकेंसीज बच्चे निकल रहे हैं, तो उस वैकेंसी में आपका स्थान सुनिश्चित हो, ऐसा मेरी कामना है छठी मैया से। और बच्चे ये जो टेस्ट है, रहना हर शनिवार रहना है तैयार। बच्चा बेटे इसका क्विज का सेट 2 जो साइंस का टेस्ट है, मैं शशांक शेखर आपका गुरु लेकर के हाजिर हूं। बेटा इस टेस्ट का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि एक सप्ताह में आपने जो भी पढ़ा है उसके अनुसार आप कितना तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए, आप कितने प्रिपेयर हैं और किस तरह से आप इसको देखते हैं, ये एक उसका माध्यम है। मैं बार बार आप सभी बच्चों को बताता रहता हूं कि बेटा जो भी रुक्मिणी प्रकाशन और मैं खुद शशांक शेखर यदि आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर मंशा है बेटा। तो उसी मंशा को फलीभूत करने के लिए और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ये लगातार मैं टेस्ट ले रहा हूं। उस टेस्ट में ये सेकंड नंबर का टेस्ट है बेटा। एक दूसरी बात क्या कि मैं प्रत्येक शुक्रवार को आपको टेस्ट होगा और प्रत्येक शनिवार को आपका डिस्कशन होगा। तो ये भी मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं आपके लिए, आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। तो बेटा बस करना क्या है, लगातार इस टेस्ट में प्रतिभागी बनिए और पूरे क्वेश्चंस को खूब अच्छे तरीके से ऑनलाइन सेट मारिए। देन आफ्टर पॉइंट वाइज सॉल्यूशन जो दिया गया है उसको देखिए बहुत अच्छे तरीके से, कॉपी में उसको नोट डाउन कीजिए। और तीसरी प्रक्रिया है वीडियो देखिए। बच्चे आप को इतना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, आप में ओज भर देंगे कि आप सफलता के दहलीज पर निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। चलिए आज के टेस्ट सेट में पहला क्वेश्चन लेते हैं। साइंस के टेस्ट में, साइंस का जो टेस्ट है जो क्विज हो रहा है उसका जो क्वेश्चन है उसमें ले रहे हैं। देखिए एक स्थिर स्टैंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटके हुए छोटे धातु के साधारण पेंडुलम को क्या कहा जाता है। तो तीन बातें यहां पर याद रखिए। पहली बात क्या, ये देखिए ये आपको क्या है, तो दृढ़ आधार है। क्या है, दृढ़ आधार, एकदम याद रखिएगा बेटा। ये है आपको दृढ़ आधार है, दृढ़ आधार एकदम याद रखिएगा, यानी रिजिड बेस। पहली बात, इससे एक लटका दिया मैंने बॉब, बेटा इसको कहते हैं बॉब। और यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, तो ये आपको इस लेंथ को हम कहेंगे, ये यहां तक के लेंथ को इसको कहेंगे प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई यानी इफेक्टिव लेंथ कहा जाता है, प्रभावी लंबाई कहते हैं। एकदम याद रखिएगा बेटा, क्या कहेंगे इसको, प्रभावी लंबाई कहते हैं। याद रखना, बार बार आपसे इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा, क्या कहेंगे, प्रभावी लंबाई कहते हैं। याद रखिएगा, इसको प्रभावी लंबाई कहा जाता है। चलिए, और ये जो गेंद जैसी संरचना है, धातु जैसी संरचना है, इसको हम बॉब कहते हैं, बॉब कहते हैं। और पेंडुलम की जो लंबाई होती है, पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है, एकदम याद रखिए बेटा, पेंडुलम का आवर्तकाल, पेंडुलम का आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा, तो पेंडुलम का आवर्तकाल निर्भर करता है, एकदम ध्यान में रखना है, आवर्तकाल निर्भर करता है, दो ही कारक पर निर्भर करता है बच्चे। ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यह दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला ठीक है लंबाई पर, पहला लंबाई पर, लेंथ पर, और दूसरा निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर। याद रखना है बेटा, एकदम याद रखना है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा, यानी आपको L और G पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स मेनली, फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम और सेकेंड इज एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, तो बॉब बोलेंगे। यहां तीन क्वेश्चन आपको रेगुलर पूछता है जिसको भी डिस्कस कर लेना आवश्यक है। तो बच्चे यहां देखिए, सबसे पहला क्या पूछेगा कि सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। एकदम याद रखिए बेटा, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा, तो सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है टी,
बराबर 2 सेकेंड होता है, एकदम ध्यान में रखना है। और ये देखिए ये पेंडुलम का बॉब है, ये यहां से यहां तक जाएगा तो 0.5 सेकेंड लगेगा, किसमें, तो आपको सेकेंडरी पेंडुलम में। फिर यहां से यहां आया तो कितना लगा, 0.5 सेकेंड लगेगा, 0.5 सेकेंड लगेगा। फिर देखिए यहां से यहां जाएगा तो 0.5 सेकेंड लगेगा, और वापस यहां से यहां तक आएगा तो 0.5 सेकेंड लगेगा। तो कुल समय कितना हो गया, तो बेटा 2 सेकेंड होगा। एकदम याद रखिएगा, पेंडुलम का आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए पेंडुलम का आवर्तकाल निर्भर करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, पेंडुलम का आवर्तकाल निर्भर करता है। मैंने बता ही दिया, पेंडुलम का आवर्तकाल प्रभावित होता है, आवर्तकाल प्रभावित होता है, एकदम याद रखिएगा बेटा, प्रभावित होता है। तो प्रभावित कितने कारकों से होगा, तो ये 2 मुख्य कारकों से ये प्रभावित होता है। पहला क्या, तो आपको गर्मी की वजह से। देखिए गर्मी अगर बढ़ेगा तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगी, और पेंडुलम का लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और आवर्तकाल बढ़ेगा तो आपको पता है, आवर्तकाल बढ़ेगा तो आपको पता है घड़ी सुस्त हो जाएगी, सुस्त हो जाती है घड़ी, क्या होगा, एकदम सुस्त हो जाएगा। याद रखना बेटा, बार बार मैं बताता रहता हूं ये आपको। दूसरा देखिए, दूसरा कारक क्या है, ठंडा। तो बेटा ठंडा अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ठंडा अगर बढ़ेगा तो लंबाई का मान घट जाएगा, तो आवर्तकाल क्या होगा, तो आपको घट जाएगा, आवर्तकाल घट जाता है। और क्या होगा, तो ये घड़ी क्या होगी, तीव्र हो जाएगी, क्या होगी, तीव्र हो जाती है, एकदम याद रखिएगा, तीव्र हो जाता है। चलिए तीसरा नंबर देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा नंबर है कि ठंडा हो गया, गर्मी, पहले तो गर्मी हो गया, उसके बाद ठंडा हो गया, फिर क्या हो गया, तो आपको चंद्रमा पर ध्यान में रखिएगा, चंद्रमा पर क्या होगा, चंद्रमा पर आपको क्या होता है, तो जी का मान घट जाता है, तो टी का मान ऑलरेडी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और घड़ी क्या होगी, तो यहां भी घड़ी सुस्त हो जाएगी। एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब कारकों को जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना बेटा, 1 2 3 मैंने बताया है, तीनों एकदम ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है जब तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या होगा आंसर, तो बेटा बॉब होगा। क्या होगा, बॉब होगा। एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटके हुए छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को क्या कहा जाता है, तो एकदम बॉब कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, यहां आपको क्या कह रहा है, जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का ठीक अपघटन होता है तो इस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, इसे क्या कहेंगे, तो अवायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन, अवायवीय श्वसन। देखिए बेटा, श्वसन मुख्य रूप से श्वसन है क्या, तो श्वसन है दहन, मंद दहन। याद रखना बेटा, बार बार आपको क्वेश्चन पूछेगा, मंद दहन है, याद रखना है इसको। ये देखिए ये क्या कह रहा है कि when food molecules is decomposed without the use of oxygen then the process is known as anaerobic respiration। ये क्या कहलाता है, तो anaerobic respiration कहलाता है। मैं क्या बता रहा हूं कि देखिए श्वसन जो है या रेस्पिरेशन जो है या स्लो कंबस्चन है, एक बात। दूसरी बात क्या कि इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है ग्लूकोज का दहन। किसका दहन, ग्लूकोज का दहन होता है, एकदम याद रखना बेटा, ग्लूकोज का दहन होता है। और ये कितने प्रकार से होगा, तो ग्लूकोज जब भी टूटेगा तो 2 तरीके से टूटेगा, या तो आपको वायु के ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर टूटा तो वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो अवायवीय श्वसन होता है। तो एकदम याद रखना बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, तो ये एकदम याद रखिएगा, क्या कह रहा हूं मैं, तो एकदम ध्यान में रखना है, ग्लूकोज का दहन, ठीक है, दहन अगर होगा, ठीक है, अगर आपको कंबस्शन होगा तो 2 प्रकार से, ठीक है, आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसको बोलते हैं उपस्थिति में, इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, और इसे क्या कहते हैं, तो अवायवीय श्वसन कहते हैं, एनारोबिक अवायवीय श्वसन कहते हैं। याद रखना बेटा, अवायवीय श्वसन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब जो बातें हैं वो एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम याद रखना है। क्या याद रखना है, ध्यान दीजिए बेटा, क्या याद रखना है आपको, तो ग्लूकोज जो है, ये देखिए ग्लूकोज जो है, एकदम याद रखिए इसको जो मैं बता रहा हूं, ग्लूकोज, बहुत अच्छी बात है भाई। तो ग्लूकोज जो है सबसे पहले पहुंचा कहां पर,
तो साइटोप्लाज्म में, ध्यान दीजिए बेटा, साइटोप्लाज्म में पहुंचा, जीव द्रव्य में पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। अब ये साइटोप्लाज्म में जब पहुंचा तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जब ये साइटोप्लाज्म में पहुंचा तो क्या होगा, तो ये टूट जाता है बच्चे, साइटोप्लाज्म में ये क्या होगा, टूट जाता है, याद रखिएगा, टूट जाता है। किस में टूटता है, तो टूट जाता है, तो ये याद रखिएगा, टूटेगा किस में, तो ये टूटता है, ठीक है, पायरुविक एसिड में, ध्यान देना बेटा, पायरुविक एसिड। अब ये दोनों क्रिया में होगा, या तो ठीक है आपको वायवीय में और अवायवीय, अवायवीय और वायवीय दोनों में ये अभिक्रियाएं होती हैं, अवायवीय और वायवीय दोनों अभिक्रियाओं में यह होगा, अवायवीय या वायवीय दोनों अभिक्रियाओं में यह घटनाएं होती हैं। पायरुविक एसिड टूट जाता है, पायरुविक एसिड टूट जाता है किसमें, तो आपको अवायवीय और वायवीय दोनों में यह अभिक्रियाएं होती हैं, याद रखना बच्चे, ठीक है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में चाहे वो वायवीय शोषण हो चाहे अवायवीय शोषण हो, यह पायरुविक एसिड में टूट जाता है, यह अच्छी बात है। अब क्या होगा, तो ये पायरुविक एसिड जो है, अब अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगा, ध्यान दीजिए बेटा, ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है अगर ये, तो ये पहुंच जाता है कहां पर, तो ये पहुंच जाएगा, आपको ध्यान में रखना बेटा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, ऑक्सीजन मिलता है तो ये पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। और यहां ये क्या करता है, तो ये क्रेब्स चक्र के उपरांत, क्रेब्स साइकिल के उपरांत ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है, इसके उपरांत आपको 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, 38 एटीपी ऊर्जा, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है, याद रखना बेटा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा, कितना एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करेगा। अब देखिए यहां ऑक्सीजन अगर नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होगा, नहीं मिलता, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब क्या होगा भाई, तो ऑक्सीजन अगर नहीं मिलता है तो ये आपको क्या करता है, याद रखिएगा, यह पायरुविक एसिड, ठीक है, तोड़ देगा किसमें, तो बच्चे ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन अगर नहीं मिलता है तो यह टूट जाता है किसमें, तो चाहे लीवर में या मसल्स में, लीवर या मसल्स में, किसमें, तो लीवर या मसल्स में ये टूट जाएगा किसमें, तो ये टूट जाता है लैक्टिक एसिड में, याद रखना है इसको, किस एसिड में, लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, याद रखिए बच्चे, ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, किस में टूटता है, तो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको एकदम ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्सीजन अगर नहीं मिलता है तो ये पायरुविक एसिड लिवर या मसल्स में जाकर के लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। तो बच्चे इसको ध्यान में रखना है, जो जो बातें मैं बता रहा हूं, बोलेगा कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति या उपस्थिति में, ठीक है, किस में टूटता है, साइटोप्लाज्म में, तो बेटा ये टूटता है आपको पायरुविक एसिड में टूटता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए क्या कह रहा है, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है, घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। देखिए बेटा क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा इस पर कभी गड़बड़ मत कीजिएगा, ये वस्तु है, तो ये वस्तु है, ये सतह पर लग रहा है, सतह पर लग रहा है, इधर मान लीजिए आपको अप्लाइड फोर्स है, तो इधर क्या लगेगा, तो घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति का विरोध करता है, एकदम याद रखिएगा, घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति का विरोध करता है, याद रखना बच्चे, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि घर्षण बल क्या करता है, तो भाई जी घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल, ठीक है, आपको दो वस्तुओं के गति का विरोध करता है, दो वस्तुओं के गति का विरोध करता है, ठीक है, गति का विरोध करता है। और दूसरी बात क्या विरोध करता है, और ये हमेशा दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगता है, यह हमेशा याद रखना बेटा, यह हमेशा दो वस्तुओं के, ठीक है, संपर्क तल पर लगता है, यह हमेशा दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगता है, दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगता है, वस्तुओं के संपर्क तल पर लगता है, एकदम याद रखिएगा, संपर्क तल पर लगता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट आपको। और पहली बात क्या मैंने बताई, घर्षण बल दो वस्तुओं की गति का विरोध करता है, दूसरा बात मैंने क्या बताया, यह हमेशा दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगता है, तीसरी बात एकदम याद रखिएगा, तीसरी बात क्या, घर्षण बल
असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। घर्षण बल असंरक्षी, बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, असंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एकदम याद रखिएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, याद रखिए इसको। और बार बार मैंने आपको पढ़ाया है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और बार बार मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि देखिए घर्षण, ठीक है, बल क्या होता है, घर्षण बल जो है वह अभिलंब बल का समानुपाती होता है। अभिलंब बल नॉर्मल रिएक्शन का प्रोपोर्शनल होता है, अभिलंब बल का समानुपाती होता है, बल का समानुपाती होता है, यानी आपको F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R हो जाएगा, समानुपाती होता है। और यहां देखिए, ठीक है, आपको क्या होगा, घर्षण बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और यहां पर F प्रोपोर्शनल टू R, और F बराबर क्या होगा बेटा, तो म्यू R, जहां म्यू घर्षण गुणांक है, और म्यू का मान रेगुलर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको नोट डाउन कर लेना है कि म्यू जो होता है, म्यू ये 0 से बड़ा होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा। तो इसको ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न पूछेगा आपसे। तो यहां देखिए, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, सही बात है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज द फोर्स यूज्ड, ठीक है, अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी अपोज करेगा, यानी वस्तु के गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझिए, ठीक है। अगर बच्चे, घर्षण बल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बेटा स्टैटिक मतलब क्या हुआ, तो आपको अस्थैतिक घर्षण, दूसरा क्या हुआ, स्लाइडिंग, यानी सर्पी घर्षण होता है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो एक हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरा हो गया कौन सा, तो बच्चे दूसरा हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे छोटा घर्षण बल कौन होता है, तो सबसे छोटा घर्षण बल रोलिंग फ्रिक्शन होता है। सबसे बड़ा कौन होता है, तो सबसे बड़ा घर्षण बल जो है वह स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब देखिए, सब हार्मोन पर एक तरफ से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एब्सिसिक एसिड। बेटा एब्सिसिक एसिड जो है, यह ध्यान दीजिएगा, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है वह, ठीक, आपको क्या करता है, तो बच्चे बाढ़ में रंध्रों को, पत्तियों के रंध्रों को रोक देता है। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, एकदम ध्यान में रखिएगा। बाढ़ में क्या करेगा, रंध्रों को बंद कर देता है, रंध्रों को बंद कर देता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, बंद कर देता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, रंध्रों को क्या कर देगा, बंद कर देता है, ठीक है। उसका जो पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं उसको क्या कर देता है, आपको छिद्र जो पाए जाते हैं उसको यह बंद कर देने का काम करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि यह एक और काम करता है बेटा, जो आपको याद रखना चाहिए, वृद्धि रोधक हार्मोन है। वृद्धि रोधक, ये वृद्धि को रोक देता है, वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी ये क्या करेगा, वृद्धि को रोक देने का काम करेगा, वृद्धि रोधक हार्मोन है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, साइटोकाइनिन क्या है, तो साइटोकाइनिन जो है यह कोशिका विभाजन में, साइटोकाइनिन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साइटोकाइनिन पादप हार्मोन जो है ये काम क्या करता है। तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन जो है यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है, यानी कोशिका को बार बार विभाजित करके यह क्या करता है, तो वृद्धि में सहायक होता है। तो बच्चे ये क्या होगा, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, एकदम याद रखना बेटा, विभाजन में सहायता करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सहायता करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बेटा ये तो समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक होता है। ऑक्सीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, शीर्ष वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सीन क्या करता है, ये जो है वो शीर्ष वृद्धि में सहायक होता है, यानी आपको जो स्टेम का जो अपर सरफेस है उसके एलोंगेशन में ये बहुत मदद करता है। ऑक्सीन शीर्ष वृद्धि में सहायक होता है। खरपतवारनाशी शीर्ष वृद्धि में सहायक, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, शीर्ष वृद्धि में सहायक। दूसरा क्या, कि ये जो है ये आपको ये हार्मोन खरपतवार नाशी भी होता है, खरपतवार नाशी भी होगा। और जिब्रेलिन क्या करता है बेटा, तो जिब्रेलिन जो है आपको बौने पौधे को लंबा करने का काम करता है, बौने पौधे को लंबा करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, बौना पौधा को लंबा करने का काम करता है। कौन, तो लंबा करता है, तो ये देखिए ये करता है आपको कौन, तो जिब्रेलिन करता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। बच्चे आपको पादप हार्मोन की यदि
बात करते हैं तो पादप हार्मोन जो है ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले कौन होगा, ऑक्सीन, फिर उसके बाद क्या होगा तो जिब्रेलिन, उसके बाद साइटोकाइनिन, उसके बाद क्या होगा बेटा तो ठीक है आपको ट्रोमेटिन, याद रखिए ट्रोमेटिन, फिर क्या आ गया आपका एब्सिसिक एसिड, और अंत में इथिलीन हार्मोन होता है। तो ये बातें याद रखिए। इथिलीन जो है वो क्या करता है तो आपको फलों के एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायक होता है। यानी प्राकृतिक रूप से फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है तो बेटा इथिलीन होता है, और एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन है तो वह इथिलीन है। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो आपको पता है कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। याद रखना बेटा, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, वांशिकी का जनक कहा जाता है, का जनक कहते हैं किसको, का जनक कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, का जनक कहते हैं तो ये मेंडल को कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखना बेटा, किसको कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर दूसरी बात क्या होती है, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। यहां देखिए, विलियम विल्सन ने आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान में रखिएगा बच्चे, विलियम विल्सन ने सबसे पहले वर्ड आनुवंशिकता का यूज किया था बच्चे। विलियम वाटसन ने आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान में रखिएगा, क्या कह रहा हूं मैं कि विलियम वाटसन ने सबसे पहले आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किया था। ये देखिए, विलियम वाटसन ने सर्वप्रथम आपको ठीक है आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किया था, आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किया था। एकदम याद रखिएगा, शब्द का प्रयोग किया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शब्द का प्रयोग किया था किसने तो आपको ठीक है ये किया था आपका विलियम वाटसन ने। ध्यान में रखिएगा बेटा। अब यहां पर बात आते हैं, ठीक है, आपको जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था तो जीन शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान में रखिएगा, जीन शब्द का प्रयोग किया था किसने किया था तो प्रयोग किया था, ठीक है, आपको जीन शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान में रखिएगा, जोहानसन ने किया था बेटा, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्रक की खोज की थी, और केंद्रक के मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको न्यूक्लियस की खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी, या नाभिक की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। अब यहां पर थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम आपको किस पर दिया था तो बेटा एकदम ध्यान में रखना है कि इन्होंने एक पौधा था जिसका नाम था, ठीक है, पी मतलब क्या हुआ, मटर का पौधा, पाइसम सैटिवम का इन्होंने उपयोग किया था। इनका जो पहला नियम था वो क्या था तो बेटा वो था आपको डोमिनेंस का नियम, ठीक है, आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी जो प्रभावी गुण वाला होगा वो प्रथम जनरेशन में प्रकट होगा, लेकिन फिर आपको ठीक है आपको क्या होता है तो सेग्रीगेशन होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब आपको पृथक्करण का नियम, ये दूसरा नियम उन्होंने दिया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, बौना जो है, बौना और लंबा दोनों की बात कर रहे हैं, तो लंबा जो होता है, बौना और लंबा जो पौधा है उसके विषय में इन्होंने बात की थी। और आपको प्रथम जनरेशन में तो क्या हुआ, कंप्लीट डोमिनेंस का नियम लागू हुआ, लेकिन दूसरे जनरेशन में क्या होगा तो लंबा और बौना पौधा को जब हम क्या करते हैं तो बच्चे क्रॉस करवाते हैं तो आपको जो पादप प्राप्त होंगे तो उसमें 3 जो है वो पूर्ण लंबा या 1 जो है आपको अपूर्ण लंबा प्राप्त होगा बेटा। तो ये 3 जो है पूर्ण लंबा प्राप्त होगा, 1 जो है बौना प्राप्त होगा। जरा इस बात को देख लेते हैं, ठीक है, यहां देखिए, तो क्या मैंने कहा सबसे पहले तो आपको पहला नियम जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस का नियम था। मान लीजिए कि ये टॉल है और उसको ड्वार्फ से क्या करा दीजिए, ये देखिए ये क्या लंबा, ध्यान में रखिए बेटा, लंबा को क्रॉस कराया हमने किससे तो बौना से क्रॉस कराया, बौना से क्रॉस करा दिया। अब देखिए लंबा और बौना हो गया। तो अब पहला जनरेशन में क्या हुआ
पूर्णतः टी टी प्राप्त हुआ बेटा, ये पूर्ण लंबा प्राप्त हुआ। लेकिन देखिए ये अगर जीनोटाइप के आधार पर बात करेंगे तो ये अपूर्ण लंबा है, ठीक है। ये क्या हुआ, पूर्ण लंबा, कहिए एक तरह से पूर्ण लंबा। किसके आधार पर, तो फिनोटाइप की वजह से। फिनोटाइप किसको बोलते हैं, तो शारीरिकी गुण में अंतर अगर होगा तो उसको फिनोटाइप बोलेंगे, और अगर जेनेटिक गुण में अंतर होगा तो उसको जीनोटाइप कहते हैं। अब देखिए फिर मैंने क्या कहा कि अब देखिए और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। तो बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होगा, सबसे पहला क्या है कि ये कैसे होना चाहिए, तो स्वप्रजनन होना चाहिए। स्वप्रजनन मतलब अपने आप प्रजनन कराना चाहिए। यहाँ पर तो हमने प्रजनन में क्या किया था, तो कुछ ना कुछ फैक्टर यहाँ पर लागू किया था बेटा, ठीक है। स्वप्रजनन होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये टी ये देखिए टी हो गया और ये क्या हो गया, टी हो गया, दोनों क्रॉस कर लिया। तो बेटा टी इस तरह से लीजिए, टी और ये देखिए टी दोनों का ले रहे हैं। तो ये पूर्णतः लंबा, टी पूर्ण लंबा, देखिए पूर्ण लंबा, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्या आ गया, टी, यहाँ देखिए टी आ गया। फिर क्या आ गया, तो बेटा टी आ गया, हाँ टी आ गया। और ये क्या आ गया, तो आपको टी आ गया। ये देखिए ये क्या हुआ, ये 3:1, ये देखिए लंबा 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 लंबा, और ये क्या हुआ, बौना हो गया। तो 3:1 F2 जनरेशन में प्राप्त होगा। F1 जनरेशन में क्या होगा, पूर्ण लंबा प्राप्त होगा। तो इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अभी तुरंत मैंने बताया था कि एथिलीन जो है ये क्या करता है, तो बच्चे यह जो है, ठीक है, फलों को पकाने के लिए आवश्यक होता है, फलों को पकाता है, याद रखना है, फलों को पकाता है, ठीक है। आपको एकमात्र गैसीय हार्मोन है, एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन, ठीक है। गैसीय अगर बोलेगा कि प्राकृतिक रूप से फल पकते हैं, किसकी वजह से, तो ये पकते हैं एथिलीन की वजह से। एब्सिसिक एसिड, ये देखिए वृद्धि हार्मोन है। अब यहां पर दो बातें आती है, साइटोकाइन कोशिका का विभाजन करेगा, लेकिन बौना को लंबा करेगा तो तना को लंबा करना पड़ेगा, इसीलिए क्या होगा आंसर, जिब्रेलिन होगा। यानी बौले पौधे को लंबा करने का काम कौन करता है, तो जिब्रेलिन करता है। बौना को क्या कर देता है, लंबा करने का काम कौन करता है, तो बेटा एकदम याद रखिएगा, यह जिब्रेलिन करता है। तो यहाँ पहले भी मैंने बताया था, और ये एकदम ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि पादप हार्मोन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और क्या सर कह रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, किन भूकंपीय तरंगों को में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले क्या, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अब देखिए वर्ड यूज हो रहा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ध्यान दीजिए बच्चे, मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, अनुप्रस्थ को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और यह तरंग, ध्यान दीजिएगा, यह तरंग, ठीक है, यह तरंग माध्यम के लंबवत गमन करता है, यह तरंग माध्यम के लंबवत गमन करता है, तरंग माध्यम के लंबवत गमन करता है, एकदम याद रखिएगा। दिस वेव्स, ठीक है, ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द मीडियम, माध्यम के लंबवत गमन करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, माध्यम के कैसे गमन करेगा, तो लंबवत गमन करता है। इट ट्रेवल्स, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मीडियम, यह माध्यम के लंबवत गमन करेगा। और कैसे, ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से गमन करेगा, ध्यान में रखिएगा। ये क्रेस्ट हो गया और ये ट्रॉ हो गया, ये क्रेस्ट हो गया और ये ट्रॉ हो गया, यानी इसके रूप में यह गमन करेगा, यानी माध्यम के लंबवत गमन करने का काम करता है। ध्यान में रखिएगा बेटा, माध्यम के लंबवत गमन करता है, याद रखिएगा इसको, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसवर्स वेव कैसे गमन करता है, तो माध्यम के लंबवत गमन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अनुदैर्ध्य तरंग पर बात कर लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग कैसे गमन करता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये गमन करता है, आपको इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। और ये कैसे गमन करेगा, तो ये माध्यम के समानांतर गमन करेगा। ये देखिए इसको बोलते हैं कंप्रेशन और इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन और इसको बोलते हैं क्या, रेयरफेक्शन बोलते हैं। तो बेटा ये देखिए गमन करेगा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में, यह माध्यम के समांतर गमन करता है, यह माध्यम के समांतर गमन करता है, माध्यम के समांतर गमन करता है। तो ये एकदम ध्यान में रखिएगा, माध्यम के समांतर गमन करता है, ठीक है। इट ट्रेवल्स, ठीक है, ट्रेवल्स पैरेलल टू द मीडियम, मीडियम के पैरेलल गमन करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब इस तरंग पर आते हैं, तो बेटा एल तरंग तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गया, ये तो कभी ट्रांसवर्स होगा नहीं, ये तो अनुदैर्ध्य है। पी तरंग,
प्राइमरी वेव्स होता है। ये भी आपको क्या है, तो लॉन्गिट्यूडिनल तरंग ही है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ही है। तो बचा कौन, एस तरंग। तो सेकेंडरी वेव्स जो होता है वह क्या होगा, तो आपको ऐसी भूकंप तरंगे हैं जो अनुप्रस्थ के तरह गमन करता है। ध्यान में रखिएगा, अनुप्रस्थ के तरह गमन करता है। और यह जो है, ठीक है, आपको क्या होगा, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद है कि मैं ये भी बता रहा हूं, एस तरंग जो है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से गमन करता है। एल तरंग जो है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड के दर से गमन करता है। और आपको पी तरंग जो है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के दर से गमन करता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि एस तरंग, ठीक है, एल तरंग और पी तरंग, सबसे तेज गमन कौन करेगा, तो बेटा प्राइमरी वेव से गमन करता है। और कितने वेग से गमन करता है, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के दर से गमन करता है। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट डैश का उपयोग किया जाता है इंटरनेट में। बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेट पर। इंटरनेट याद रखना है, जब भी इंटरनेट वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो मैं आपको 4-5 बातें आपको बता रहा हूं जो आपको एकदम ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर आधारित है, HTTP पर। बेटा किस पर आधारित है, HTTP पर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर आधारित है। और ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सूचनाओं का महापरिपथ कहा जाता है, सूचनाओं का, ठीक है, परिपथ कहा जाता है, सूचनाओं का परिपथ कहते हैं। याद रखिएगा, सूचनाओं का, ठीक है, महापरिपथ कहा जाता है, महापरिपथ कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात क्या, कि खोजकर्ता या निर्माणकर्ता इसके कौन थे, तो निर्माणकर्ता, ठीक, इसके थे वेंट सर्फ। ध्यान में रखिएगा, वेंट सर्फ, ये इंटरनेट के जन्मदाता कहिए या जो भी कहिए, वेंट सर्फ को कहा जाता है। और बेटा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, प्रथम इंटरनेट कौन था, प्रथम इंटरनेट जो है वो अर्पानेट था। इंटरनेट वह यूएसए के डिफेंस विभाग द्वारा बनाया गया, अर्पानेट यूएसए के डिफेंस विभाग द्वारा बनाया गया क्या है बेटा, तो ये बनाया गया अर्पानेट है, अर्पानेट। और अर्पानेट का निर्माण किसने किया, तो अगर बोलेंगे प्रथम इंटरनेट का निर्माण किसने किया था, तो प्रथम इंटरनेट का निर्माण किया था लिकलाइडर ने। ध्यान में रखिएगा बेटा, ठीक है, प्रथम इंटरनेट प्रायोगिक तौर पर प्रथम इंटरनेट, ठीक है, प्रथम इंटरनेट का निर्माण किया। देखिए निर्माण करता विंड सर्फ थे, लेकिन इन्होंने कंसेप्ट दिया, सब कुछ दिया कैसे से हो सकता है। लेकिन पहला इंटरनेट जो प्रोटोकॉल पर आधारित था वह, ठीक है, प्रसारित किया गया किसके द्वारा, तो प्रथम इंटरनेट का प्रारंभ किया गया। ध्यान में रखिए बेटा, का प्रारंभ किया गया, एक वैज्ञानिक थे, नाम था प्रारंभ, ठीक है, किसके द्वारा, तो एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका लिकलाइडर। याद रखिएगा, लिकलाइडर के द्वारा किया गया, लिकलाइडर द्वारा किया गया। एकदम याद रखना बेटा, जो मैं बातें बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किया गया। अब यहां पर 2-3 बातें और है। इंटरनेट में हम प्रोटोकॉल्स का, मतलब ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। इंटरनेट में ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं और जनरली, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे। और यदि कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, टीसीपी आईसीपी, टीसीपी और आईपी, बच्चे ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसमें पैकेट स्विचिंग डिवाइस का यूज होता है। जिसमें किसका यूज होता है, पैकेट स्विचिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं, स्विचिंग डिवाइस का यूज करते हैं, डिवाइस का प्रयोग करते हैं, एकदम याद रखिएगा, कुछ भी नहीं है बच्चे, प्रयोग करते हैं, पैकेट स्विचिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, पैकेट स्विचिंग पर ये काम करता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है बच्चे आपको। भूकंप तरंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के, भूकंप कितने प्रकार के, भूकंप तरंग, ध्यान में रखिएगा बेटा, भूकंप तरंग कितने प्रकार के, तो आपको याद रखना है 3 प्रकार का है। कौन कौन, तो सबसे पहले प्राइमरी वेव्स, और इसका वेग मैंने बताया ये अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है, और ये सब जगह गमन करेगा, ठोस, द्रव और गैस हर जगह गमन करता है। और बेटा एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये जो है, ठीक है, ये जो है इसका वेग कितना होता है, तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो है दूसरा सेकेंडरी वेव, ये क्या होता है बेटा, तो ये जो है आपको ध्यान में रखिए अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है और इसका वेग लगभग 4 किलोमीटर पर सेकेंड के दर से होती है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड की वजह से दर से होती है। ये एल वेव्स आई है, जनरली इसको ग्राउंड वेव्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ग्राउंड वेव्स कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है ग्राउंड वेव्स, या आप क्या कह सकते हैं बेटा,
इसको हम कह सकते हैं ग्राउंड वेव्स या सरफेस वेव्स भी कहते हैं, सरफेस वेव्स भी कहते हैं। और इसका वेग जो होता है, सरफेस वेव्स भी कहते हैं, इसका वेग जो होता है 1.5 से, ठीक है, 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो बेटा देखिए सबसे अधिक वेग किसका हो गया, तो सबसे अधिक वेग हो गया पी टाइप का, उसके बाद किसका होगा तो भाई एस टाइप का, उसके बाद किसका होगा तो एल टाइप का, ठीक है। आपको क्या होता है गति होती है, लेकिन सबसे अधिक गति किसकी होती है, तो सबसे अधिक गति होती है पी टाइप, उसके बाद एस टाइप, उसके बाद एल टाइप का होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। तो क्या होगा, प्राथमिक तरंग का वेग सबसे अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उबंटू, मिंट और फेडोरा किसके संकलन है बच्चे, ये लाइनेक्स के हैं, लाइनेक्स के संकलन हैं। ध्यान में रखिएगा क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए उबंटू, मिंट और फेडोरा यह लाइनेक्स है। क्या है, एक्चुअली यह लाइनेक्स है। क्या है, तो लाइनेक्स है। बेटा लाइनेक्स है क्या, तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान में रखिएगा लाइनेक्स कौन सा सिस्टम है, तो भाई जी लाइनेक्स जो है यह, ठीक है, ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एकदम याद रखिएगा, मैं आपको लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं कि देखिए लाइनेक्स जो है आपका, लाइनेक्स यह क्या है, तो यह ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स, ठीक है, आपको ओपन सोर्स, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान में रखिएगा बेटा। और इसी का संस्करण कौन है, तो उबंटू, मिंट और फेडोरा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान में रखिएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें से एक क्या है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइनेक्स कहते हैं। ध्यान में रखिएगा बेटा, लाइनेक्स कहते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लाइनेक्स हो गया। अब बात यहां ये आती है कि लाइनेक्स, ठीक है, लाइनेक्स जो है, लाइनेक्स का विकास, ठीक है, किसने किया, और लाइनेक्स जो है प्रथम बार कब आया, ठीक है, सीन में कब आया, प्रथम बार कब सीन में आया। ध्यान में रखिएगा प्रथम बार कब सीन में आया, तो ये याद रखनी चाहिए आपको। लाइनेक्स प्रथम बार, ध्यान में रखिएगा, लाइनेक्स प्रथम बार कब आया, तो 1991 में। और किसके द्वारा लाया गया, तो बच्चे लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा लाया गया। 1991 में प्रथम बार यह लाया गया, याद रखिएगा 1991 में, 1991 में, ठीक है। आपको एक वैज्ञानिक थे लाइनस टोरवाल्ड्स, लाइनस टोरवाल्ड्स ने, ठीक है, लाइनेक्स का निर्माण किया, लाइनेक्स का निर्माण किया। ध्यान में रखिएगा बेटा, निर्माण किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है एप्पल मैक ओएस जो है यह, ठीक है, जनरली हम लोग किसमें, तो वर्जन ऑफ उबंटू, मिंट एंड फेडोरा, ये किसका है, तो लाइनेक्स का है, मैंने बता दिया। विंडोज आजकल क्या है, विंडोज 10, विंडोज 11 बहुत सारा है बच्चे, ठीक है। आपको एप्पल बहुत फेमस कंपनी है, और ध्यान में रखिएगा कि MS DOS जो है ये भी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की का है, एप्पल तो एप्पल का ही है, ये ध्यान में रखनी है, बार बार आपको क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, तो ध्यान में रखिएगा कि जुकाम जो है, जुकाम, ठीक है, आपको एयर ड्रॉपलेट की वजह से एक आदमी से दूसरे आदमी से फैलता है। वायरस, ये क्या होता है, वायरस के द्वारा फैलता है। फिर देखिए निमोनिया, ये क्या होता है, आपके फेफड़े को प्रभावित करता है, निमोनिया। फिर देखिए आपका क्या होगा, तपेदिक, ये तीनों जो है आपको क्या होगा, तो एयरबॉर्न डिजीज है, एयरबॉर्न, ठीक है, आपको क्या है, डिजीज है। ध्यान में रखिएगा बेटा, एयरबॉर्न डिजीज है, याद रखिएगा, वायु जनित रोग है, लेकिन आपका तपेदिक बेटा, तपेदिक ये एयरबॉर्न डिजीज है। लेकिन हैजा जो है, हैजा यानी आपको इसको बोलते हैं कोलेरा, क्या बोलते हैं, कोलेरा, यह क्या है, तो यह जल जनित रोग है, जल जनित रोग है। ध्यान में रखिए बेटा, जल जनित रोग है, और यह, ठीक है, पानी प्रदूषित जल के प्रभाव से यह फैलता है। सामान्य जुकाम आपको पता है, जुकाम में क्या होता है, जनरली यह तीव्र गति से वायु से एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। निमोनिया ये फेफड़ों को प्रभावित करता है बेटा, किसको प्रभावित करेगा, फेफड़ा को, लंग्स को प्रभावित करता है, और ये भी आपको एयर ड्रॉपलेट की वजह से होता है। हाँ, तपेदिक क्या है, तो बच्चे आपको बार बार मैं बताता हूं कि देखिए साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है ना, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन के द्वारा यह आपको फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन के द्वारा फैलता है, यानी यह जीवाणु जनित रोग है। किसकी वजह से होता है, तो जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु जनित रोग है बेटा, जीवाणु जनित रोग है। कौन, तो आपका, ठीक है, आपका ये, तो इसमें कौन होगा आंसर, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आंसर की किसकी है, तो हैजा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां देखिए, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है, उपधातु कह दीजिए, मेटलॉइड्स कह दीजिए, तो कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो बच्चे अच्छा क्वेश्चन है। आपको कुल उपधातुओं की संख्या कितनी है? कुल उपधातु मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए कुल उपधातु है, याद रखना है आपको, 7 है, 7 है, ठीक है। कुल धातु की बात अगर करेंगे, कुल धातु की बात करेंगे तो कुल मिलाकर के आपको 91, पहले कितना था? तो 89 था, लेकिन वर्तमान में अगर एनसीईआरटी की बात करें तो कुल धातुओं की संख्या कितनी हो गई? तो 91 हो गई। कुल उपधातु कितना हो गया? 7 हो गया बेटा। और ये देखिए 7 कौन कौन सा उपधातु होगा, जरा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूं एक तरफ से सिलिकॉन, सबसे पहले बोरोन, उसके बाद क्या हुआ? सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद टेल्यूरियम, उसके बाद क्या हुआ? पोलोनियम। ये कुल मिलाकर के 7 है बेटा। बोरोन जो है ये 13वें वर्ग में, कौन सा वर्ग में? 13वें वर्ग में। और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये 14वें वर्ग में पाया जाता है, 14वें वर्ग। और ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या? 15वें वर्ग में पाया जाता है, 15वें वर्ग में। और यहाँ देखिए टेल्यूरियम और पोलोनियम जो है ये 16वें वर्ग में पाया जाता है, 16वें वर्ग में पाया जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखना। बोरोन 13वें वर्ग में, सिलिकॉन और जर्मेनियम 14वें वर्ग में, आर्सेनिक एंटीमनी 15वें वर्ग में, टेल्यूरियम पोलोनियम 16वें वर्ग में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मेनियम। एकदम याद रखना है आपको, बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा। तांबा, तांबा मतलब कॉपर, कॉपर क्या हुआ? परमाणु संख्या 29 हो गया। और याद रखिएगा ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा? डी ब्लॉक एलिमेंट है, ध्यान में रखना बेटा। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। आयोडीन, आयोडीन यानी I2, और आयोडीन जो है ये बैगनी ठोस है और यह हेलोजेन है, बैगनी ठोस। और ये क्या होता है? तो हेलोजेन होता है, हेलोजेन है। चलिए, कार्बन जो है परमाणु संख्या क्या है? 6 है। और याद रखिएगा ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक एलिमेंट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट है, याद रखना है बच्चे, ठीक है। बैगनी ठोस है। और आयोडीन हेलोजेन है, क्या है? हेलोजेन है। तो ध्यान में रखिएगा, आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग जनरली अर्धचालक के रूप में किया जाता है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है आपको बहुत सारे, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां देखिए कार्य क्या होता है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। कार्य, कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर, कार्य W बराबर होता है F.S, ध्यान में रखिएगा, F.S होता है। बहुत अच्छी बात है। कार्य W बराबर क्या होता है? F.S होता है, एकदम याद रखिएगा बेटा। और कार्य, कार्य जब भी चर्चा हम लोग कार्य के विषय में करते हैं तो कार्य याद रखिएगा, कार्य बल, बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन हो गया। और विस्थापन का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। तो पहला तो मात्रक न्यूटन मीटर हो गया, इसी को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। एक और मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या एक और मात्रक होता है केजी मीटर, ठीक है, स्क्वायर। बेटा न्यूटन हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। एक और मात्रक होता है अर्क्स, ये सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, ठीक है, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। और ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। और एक और मात्रक लेते हैं किलो वॉट और आवर ले लेते हैं, किलो वॉट और आवर ले लेते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो न्यूटन मीटर, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्क्स, किलोवाट आवर, ये सभी आपको किसके? कार्य के मात्रक है। लेकिन कार्य का मात्रक किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है बच्चे। ये किसका मात्रक होगा? तो बेटा किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर आपको पता है कि पृष्ठ तनाव, ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का मात्रक क्या हुआ? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा क्या हुआ? मीटर, मीटर मीटर कह दीजिए, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। आप कह सकते हैं कि यह पृष्ठ तनाव का मात्रक है। किसका मात्रक है? पृष्ठ तनाव का मात्रक है। बाकी सभी जो है किसके मात्रक हैं? तो बेटा कार्य के मात्रक हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वर्क डन, ठीक है, बाय अ फोर्स ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है। ये किसका मात्रक नहीं है? देखिए कार्य जब भी होगा W बराबर F.S यानी Fs cos थीटा, और थीटा का मान याद रखिएगा, थीटा का मान अगर 0 डिग्री होगा तो कार्य W मैक्सिमम होगा, और थीटा का मान अगर क्या होगा? 90 डिग्री होगा तो कार्य का मान क्या होगा? 0 होगा। थीटा का मान अगर 180 डिग्री होगा तो कार्य आपको ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। कोई बात नहीं, ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः क्या होगा? अच्छी बात है बेटा। आपको पता है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी?
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है आपको पता है कि इसकी परमाणु संख्या 1, याद रखिए बच्चे, परमाणु संख्या कितनी, तो 1 है, परमाणु संख्या 1। इसको हम दो जगह पर रखते हैं, परमाणु संख्या 1 है, इसको हम क्षार धातु या हेलोजन के साथ रखा जाता है, क्षार धातु या इसको क्या रखते हैं, हेलोजन के साथ रखा जाता है। ध्यान में रखिए बेटा, हेलोजन के साथ रखते हैं। तीसरी बात क्या कि ये 1s1 हो गया, यानी s ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट, s ब्लॉक एलिमेंट है ये, कौन, आपको, ठीक है, हाइड्रोजन। और देखते हैं बच्चे, यहां देखिए बेटा, बार बार आपको याद रखना है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला समस्थानिक क्या है, तो पहला समस्थानिक है, ठीक है, समस्थानिक है क्या, तो आपको 1h1, दूसरा समस्थानिक है 1h2, तीसरा समस्थानिक है 1s3। बेटा ये इसी को बोलते हैं ट्रिटियम या ट्राइटियम बोलते हैं, और यह रेडियो सक्रिय तत्व है। कौन सा, रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय तत्व है। ध्यान में रखिएगा, रेडियो सक्रिय तत्व होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रेडियो सक्रिय तत्व है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे हम, जब रेडियो सक्रिय तत्व होगा तो इसकी परमाणु संख्या देखिए 1 और द्रव्यमान संख्या कितना है, 3। तो वही पूछ रहा है परमाणु संख्या, पहले क्या बोल रहे हैं, परमाणु क्रमांक, तो 1 हो गया, और द्रव्यमान संख्या कितना, तो 3 हो गया। बेटा एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर पूछे, 1h3 है ना, न्यूट्रॉन पूछे तो पहले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो गया 1, और न्यूट्रॉन कितना हो गया, तो बेटा ये 2 होता है। याद रखिए ट्राइटियम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो 1, और न्यूट्रॉन कितना, तो 2 होगा। एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि किस हाइड्रोजन के समस्थानिक में, ठीक है, आपको न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन, इसी में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा, हैविंग नो न्यूट्रॉन। याद रखिएगा इसको बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम कहा जाता है बेटा, प्रोटियम कहते हैं, और इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, हैविंग नो न्यूट्रॉन्स। एकदम याद रखना है, बार बार जो मैं बातें बता रहा हूं आपको एकदम याद रखनी चाहिए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारा कुछ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है। बच्चे टेलनेट तो कहेंगे नहीं, इंट्रानेट कहेंगे नहीं, इंट्रा मतलब बाहर हो गया, एक्स्ट्रानेट भी नहीं कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे। याद रखिए बेटा, इंटरनेट कहेंगे। इंटरनेट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, तो आपको कर्मचारियों को कनेक्टिविटी, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहते हैं। एक्स्ट्रानेट या इंट्रानेट नहीं होता है, टेलीनेट भी नहीं होगा, इंटरनेट होगा। द शेयर्ड नेटवर्क क्रिएटेड टू प्रोवाइड, ठीक है, कनेक्टिविटी टू द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसे क्या कहा जाता है। ध्यान में रखिए बेटा, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि द शेयर्ड नेटवर्क क्रिएटेड टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, ठीक है, एनवायरमेंट। ठीक है, फिर से सुनिए मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं कि द शेयर्ड नेटवर्क क्रिएटेड टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। बेटा इस किसको कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये क्या होता है, तो इंटरनेट, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि ये देखिए इंटरनेट अगर होता तो इंटरनेट तो बाहर वाले भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इंटरनेट नहीं कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, इसको इंटरनेट मैं नहीं कहूंगा, इसको क्या कहूंगा, इंट्रानेट कहूंगा। क्या कहूंगा, इंट्रानेट कहूंगा। ठीक है, देखिए टेलीफोन से जब सुविधा प्रदान की जाती है तो क्या हुआ, टेलनेट हो गया। ये क्या हो गया, तो चाहे बाहर है विश्व में, आपको सूचनाओं के महापरिपथ को, अभी मैं बता रहा था आपको कि सूचनाओं के महापरिपथ को क्या कहते हैं, तो इंटरनेट कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इंट्रानेट कहा जाता है। इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट नहीं, इंट्रानेट कहते हैं बेटा। इंटरनेट क्या हो गया, तो बच्चे इंटरनेट एक प्रकार का वैन है, एक प्रकार का क्या कहिए, एक प्रकार का वैन है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन है इंटरनेट जो है, ठीक है, नेट बोलते हैं आपको ग्रुपिंग ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक है, कहीं का भी ग्रुपिंग ऑफ नेटवर्क से, याद रखिएगा बेटा, ग्रुपिंग ऑफ नेटवर्क से है। यह जो है आपको, ठीक है, आपको, ठीक है, ये नेटवर्क को का समूह है, कहीं का भी नेटवर्क हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं संस्थान, एक ही संस्थान में, तो उसको बोलते हैं इंट्रानेट। क्या बोलेंगे, इंट्रानेट कहा जाता है बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास, ठीक है, AT&T लैब लेबोरेटरीज के बर्जने
स्ट्रुप के द्वारा किया गया था। बेटे एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको, सबसे पहले सी, उसके बाद C++, ठीक है, और ठीक है ये ध्यान में रखिएगा। सी लैंग्वेज का निर्माण, ध्यान दीजिए मेरी बात को, सी लैंग्वेज का निर्माण किसने किया? तो डेनिस एम, ठीक है, रिचिक ने किया था। ध्यान में रखिएगा, रिचिक ने किया था। डेनिस एम रिचिक नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था। डेनिस एम, ठीक है, एम रिचिक ने इसका निर्माण किया था। और ये किया था आपको कब? 1970 के दशक में, 1970 में। C++ का निर्माण आपको पता है बाजार ने स्ट्रॉस्ट्रुप ने किया था। और इसका निर्माण इन्होंने कब किया? बेटा 1980 के दशक में किया। 1980 के दशक में इन्होंने इसका निर्माण किया था। ध्यान में रखिएगा, कब किया था? 1980 के दशक में इन्होंने इसका निर्माण किया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि C++ ने आपको प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बना दिया। याद रखिए बेटा, प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बना दिया। अगर पूछेगा कि फर्स्ट गेमिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है? तो जावा है। याद रखना बच्चे, फर्स्ट गेमिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है? गेमिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन होता है? तो गेमिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है? तो ये बेटा याद रखिएगा जावा है। ठीक है, लैंग्वेज है जावा, JAVA, जावा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता सिद्धांत के लिए जाना जाता है। बेटा आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइंस्टीन जर्मनी के वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन ने तीन प्रमुख सिद्धांत दिए। ध्यान में रखिए बेटा, प्रमुख सिद्धांत दिए। कौन कौन दिए? सिद्धांत दिए थे। कौन कौन दिए थे बेटा? सिद्धांत दिए थे। ये दिए थे तीन प्रमुख सिद्धांत। कौन कौन? पहला जो है, ठीक है, पहला नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने क्या कहा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरा इन्होंने बताया, ठीक है, आपको द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत दिया। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी दिया, तुल्यता का सिद्धांत दिया। और ठीक है बेटा, ये E बराबर mc² बोलते हैं इसको। E बराबर क्या हो गया? mc²। और तीसरा इन्होंने दिया, क्या दिया? तो ये दिया था, ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव पहला दिया। दूसरा द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत दिया। और तीसरा दिया, याद रखिए, E बराबर mc²। और तीसरा दिया, क्या दिया? तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, क्या? विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत, स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये भी सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। और इनका प्रमुख सिद्धांत जो था बेटा, ठीक है, वह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला था। याद रखिए, 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज किस सिद्धांत के लिए दिया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। याद रखना बेटा, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का निर्माण किया था। बल्ब का निर्माण किया। ठीक है, क्रिस्टियन बर्नार्ड, ठीक है, आपको जॉन डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु, ठीक है, परमाणु का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। परमाणु का सिद्धांत सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। किसने? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह क्षेत्र जहां, ठीक है, स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। बेटा मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए, छाया जो होता है, ठीक है, छाया प्रकाश के सीधी रेखा में गमन का उदाहरण है। छाया, ध्यान में रखिए बेटा, छाया मतलब क्या हुआ? शेडो। छाया, ठीक है, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन का उदाहरण है। प्रकाश के सीधी रेखा में गमन का उदाहरण है। सीधी रेखा में गमन का उदाहरण है। ध्यान में रखना, आपको गमन का उदाहरण है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उदाहरण है। ठीक है, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन का उदाहरण। छाया दो प्रकार के होते हैं। चलिए, दो प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। छाया कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो छाया होगा उसको हम क्या कहते हैं? तो पहला जो छाया होता है उसको बोलते हैं, याद रखना है बार बार, उसको बोलते हैं अम्ब्रा। क्या बोलेंगे? अम्ब्रा। प्रछाया यानी पूर्ण काला भाग। ध्यान दीजिए बेटा, पूर्ण काला भाग। ठीक है, पूर्ण काला भाग को हम क्या कहते हैं? तो अम्ब्रा कहते हैं। पूर्ण काला भाग अम्ब्रा हो गया। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्या? उपछाया। ठीक है, इसको या पेनम्ब्रा बोल दीजिए, पेनम्ब्रा कहते हैं। पेनम्ब्रा यानी आंशिक छाया क्षेत्र। अब आप ही बताइए कि, ठीक है, आंशिक छाया क्षेत्र कहलाएगा। अब आप ही को बताना है कि क्या होगा आंसर। यहां देखिए, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश क्या होगा? अवरुद्ध हो जाता है। पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाएगा तब कैसा होगा? पूर्ण काला क्षेत्र हो जाएगा। पूर्ण
काला क्षेत्र हो जाएगा। और पूर्ण काला क्षेत्र जब भी होता है तो मैंने आपको बताया ये क्या है, अम्बरा है बेटा, क्या है, अम्बरा है, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, अम्बरा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, थियोपेरेटस को निम्न में किसका जनक कहा जाता है? तो बेटा आपको पता है, सबका जनक हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं लेवोजियर को, लेवोजियर को, ध्यान में रखिए बेटा, लेवोजियर को कहा जाता है। फिर देखिए, ठीक है, भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांट देते हैं, भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांट दीजिए, यानी प्राचीन भौतिक विज्ञान की बात अगर करेंगे, प्राचीन की बात करेंगे, तो प्राचीन की बात करेंगे, प्राचीन भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को कहा जाता है। अगर आधुनिक की बात करेंगे तो आधुनिक आइंस्टीन को कहा जाता है, आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है आइंस्टीन को, आइंस्टीन को कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा आइंस्टीन को। फिर देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोपेरेटस को, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? विज्ञान का जनक कहते हैं थियोपेरेटस को, थियोपेरेटस को कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा बेटा, थियोपेरेटस को कहते हैं। और जंतु विज्ञान और क्या हो जाएगा, एक और, ठीक है, आपको जंतु विज्ञान एक हो गया। दूसरी बात क्या होगी बेटा, तो विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान या विज्ञान का जनक कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये कहते हैं अरस्तु को, एरिस्टोटल को कहा जाता है, याद रखना बेटा, एरिस्टोटल को कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को, भौतिक विज्ञान अगर प्राचीन की बात करें तो न्यूटन को, आधुनिक आइंस्टीन को, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोपेरेटस को। बच्चे तो ये क्या हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान होगा। लेकिन बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेवेरनस ने। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रयोग किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ध्यान में रखिएगा, किया था, ये किया था लेमार्क और ट्रेवेरनस ने, लेमार्क और ट्रीवेरेनस ने किया था, एकदम ध्यान में रखिएगा। लेमार्क और ट्रेवेरनस ने आपको किस शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेरनस ने किया था, ध्यान में रखना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ता को फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति के रूप में जाना जाता है, उसको बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखिए डीबीएमएस बच्चा, डीबीएमएस कहा जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। और डीबीएमएस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि फाइल्स जो क्या होता है, आपको डाटा का समूह है बेटा, डाटा का समूह है, ठीक है, समूह है, उसको हम लोग क्या करते हैं? तो मैनेज करने का काम करते हैं, मैनेज, ठीक है, मैनेज करते हैं बच्चे, मैनेज करते हैं, एकदम ध्यान में रखिए, मैनेज करते हैं, ठीक है। जो भी डाटा आपका है उसके समूहों को मैनेज करने का काम कौन करता है? तो डीबीएमएस, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम करता है, ध्यान में रखना है। चलिए, बायोगैस का एक उत्कृष्ट ईंधन है, क्योंकि इसमें बच्चे बायोगैस, जब भी चर्चा करेंगे बायोगैस, तो आपको पता है बायोगैस, ठीक है, आपको बायोगैस किसका मिश्रण है? तो तीन चीज का मिश्रण है। सबसे पहले मीथेन, आपको सबसे अधिक मात्रा में, जनरली 55 से लेकर के 75% की मात्रा में यह पाया जाता है। चलिए, दूसरे नंबर पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको कितना परसेंट? तो बेटा ये पाया जाता है लगभग 35% से लेकर के आपको लगभग आपका 22% के आसपास ये पाया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तीसरे नंबर पर आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S पाया जाता है। तो बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन होगा? मीथेन, या मीथेन मार्स गैस होगा, ठीक है, मार्स गैस होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, मार्स गैस होगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन जो है ये O2 है, ये ठीक है क्या है? प्राण वायु है। कौन सा वायु? प्राण वायु है, याद रखना है बच्चे, प्राण वायु है। और ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यानी H2 क्या होता है? तो हाइड्रोजन जो आपका है यह, ध्यान में रखिएगा, रंगहीन गंधहीन गैस है, रंगहीन गंधहीन गैस होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, रंगहीन गंधहीन गैस है। और यह क्या करता है? तो यह अधिक, ये आपको क्या करता है? नाभिकीय संलयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो एकदम ध्यान में रखना बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है, जॉन डाल्टन ने प्रभावित किया, ये क्या था बच्चे? इन्होंने कहा था, जॉन डाल्टन ने कहा था कि देखिए, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन होता है? जॉन डाल्टन के अनुसार
पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन होता है? तो परमाणु होता है। अनुसार पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण कौन होता है? छोटा कण परमाणु है। छोटा कण परमाणु है। परमाणु आपको क्या होता है? तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? भाग लेने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो रिलेटेड टू द थ्योरी, ठीक है, रिलेटेड टू, ठीक है, सोलर एनर्जी। बेटा ये इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित। देखिए फोटोवोल्टेइक प्रभाव, ठीक है, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, ठीक है, कोई बात नहीं है। प्रकाश गतिक प्रभाव, ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ये देखिए फोटोवोल्टेइक प्रभाव जो है कौन सा? सौर ऊर्जा पर आधारित है। बेटा आपको पता है कि सौर सेल में क्या होता है? तो सौर सेल में सोलर प्लेट होता है। ये देखिए एक प्लेट होता है, इसको क्या बोलते हैं? सोलर प्लेट कहा जाता है। सोलर प्लेट कहा जाता है। और ये प्लेट बना होता है किसका? ये प्लेट, यह प्लेट निर्मित होता है। यह प्लेट किसका निर्मित होता है? यह प्लेट सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम का निर्मित होता है। जर्मेनियम का निर्मित होता है जिसमें, ठीक है, निर्मित होता है जहां वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के अंतर के आधार पर, जिसमें वोल्ट VOLTAG, एकदम याद रखिए, वोल्टेज के अंतर के आधार पर, वोल्टेज के अंतर के आधार पर, ठीक है, आपको बैटरी द्वारा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा संचित की जाती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर संचित की जाती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। एकदम याद रखिएगा, बदलते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। फोटोवोल्टेइक प्रभाव, प्रकाश गतिक प्रभाव। ये देखिए प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? तो सौर ऊर्जा के द्वारा यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम स्थिर करते हैं तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण का प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको कहते हैं? मैंने कई बार बताया है कि देखिए धातु का प्लेट है, उस पर निश्चित ऊर्जा आघात करता है तो वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है। इस प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो ये बातें बार बार आपसे पूछा जाता है, आपको याद रखनी चाहिए। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए, कारण निम्नलिखित में से किस वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग, बच्चा हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस में पाया जाता है? तो ये ध्यान में रखिएगा, वाटर, ठीक है, वाटर क्लोवर या मरसीला में पाया जाता है। बच्चे एकदम याद रखिए, हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद रखना बेटा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे ही आएगा तो ये आपको होगा मर्सेलिया, और ये क्रिप्टोगेम्स है। मर्सीलिया बेटा, मर्सीलिया या क्रिप्टोगेम्स में क्या पाया जाता है? तो क्रिप्टोगेम्स में पाया जाता है कौन सा ऑर्गन? तो इसमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। देवदार में एकदम याद रखिए, देवदार जो है इसमें क्या होता है? तो मेल और फीमेल, ठीक है, आपको मेल और फीमेल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा, और मेल और फीमेल के पौधे एक ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें मेल और फीमेल का जो ये होता है एक ही पत्ते, एक ही पौधे पर होता है। फिर जाके आपको क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। फिर जाकर के आपको क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। पाइनस जो है चीड़ का पौधा होता है, इसमें भी क्या होता है? तो आपको इसी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है बच्चे। इसमें भी आपको फूल पाए जाते हैं, और फूल जो है उस प्रकार का काम करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसमें हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है? तो मर्सेलिया में क्रिप्टोगेम्स में पाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान, ठीक है, रिएक्टर है? तो ये अप्सरा है, और अप्सरा की स्थापना 1956 में हुई थी। और अप्सरा कहां पर है बेटा? तो अप्सरा ये देखिए, अप्सरा या ध्रुव, ठीक है, और फिर देखिए ध्रुव, फिर ले लिए साइरस, ठीक है, साइरस बच्चे, साइरस एकदम ध्यान में रखिएगा, साइरस हो गया। और फिर आते हैं कामिनी, ठीक है, कामिनी, और आते हैं, ठीक है, आपको पूर्णिमा याद रखिए। ये सब क्या है? भारत का, ठीक है, प्रमुख रिसर्च एटॉमिक रिएक्टर है। रिसर्च एटॉमिक रिएक्टर याद रखना बेटा, रिसर्च एटॉमिक रिएक्टर है, ये सारे एटॉमिक रिएक्टर्स हैं। और अगर हम बात करें
ठीक है, किसमें? तो अप्सरा, ये सबसे पुराना नाभिकीय रिएक्टर है, पहला और प्रथम और ठीक है, प्रथम और पहला आपको रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। बेटा ध्रुव जो है, ध्रुव जो है सबसे बड़ा नाभिकीय रिएक्टर है, सबसे बड़ा ठीक है, सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर कौन है? तो सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर है, आपको याद रखना है, अनुसंधान रिएक्टर है कौन? तो अनुसंधान रिएक्टर है आपका ध्रुव है बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा। साइरस जो है, ठीक है, कनाडा के सहयोग से लगाया गया था। कामिनी यूरेनियम थोरियम चेन पर आधारित विश्व का प्रथम, ठीक है, आपको अनुसंधान रिएक्टर है, यूरेनियम थोरियम चेन पर आधारित विश्व का प्रथम, ठीक है, चेन पर आधारित विश्व का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर, आधारित विश्व का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर, विश्व का प्रथम रिएक्टर, ये कौन है? तो प्रथम रिएक्टर है, ध्यान में रखिएगा, ये रिएक्टर है कौन? तो कामिनी है। तो ध्यान में रखिएगा, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर के नाम से यह जाना जाता है। तो आंसर आपको मिल गया होगा अप्सरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पशु व्यवहार का अध्ययन होता है? तो पशु व्यवहार का अध्ययन इथियोलॉजी होता है, लेकिन सबको देख लेना है हमको इटियोलॉजी। ध्यान दीजिए बेटा, इटियोलॉजी यानी आपको बीमारियों के कारण का अध्ययन, बीमारी के कारण का अध्ययन, किस वजह से बीमारी होता है, बीमारी के कारण का अध्ययन, ये इटियोलॉजी कहलाता है। कारण का अध्ययन कहलाएगा इटियोलॉजी कहलाएगा, अध्ययन, ध्यान में रखिएगा। और फिर देखिए इथेनोलॉजी, बोलते हैं आपको एथनोलॉजी, ध्यान दीजिए बेटा, एथनोलॉजी, ठीक है, आपको ह्यूमन बीइंग्स के रिलेशनशिप यानी बिहेवियर और रिलेशनशिप का अध्ययन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ठीक है, दो पीपल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका अध्ययन, यानी संबंधों का क्या कहते हैं? संबंधों का अध्ययन कहिए एक तरह से, ये एथनोलॉजी कहलाएगा। अध्ययन क्या कहलाएगा? इथनोलॉजी कहलाएगा। एंटोमोलॉजी ये क्या होता है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स हो गया बेटा, यानी कीटों मकोड़ों इत्यादि का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये क्या किसको कहेंगे? ये कहेंगे एंटोमोलॉजी को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक मानक पैमाना वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि ठीक है, मरकरी थर्मामीटर, मॉडर्न ठीक है मरकरी थर्मामीटर तो विथ स्टैंडर्ड स्केल इज डिस्कवर्ड है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चे, तो हु इन्वेंटेड द मॉडर्न मरकरी थर्मामीटर विथ स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको बार बार आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। और ये क्या है? तो फॉरेनहाइट देखिए, पहले खोजिए कहाँ पर फॉरेनहाइट है, तो डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट इन्होंने ही किया था बच्चे सबसे पहले इसका निर्माण। और आपको पता होगा कि मरकरी थर्मामीटर में रेंज कितना होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मरकरी थर्मामीटर जब भी हम चर्चा करते हैं, थर्मोमीटर जब भी आप चर्चा करेंगे तो मरकरी थर्मामीटर में हम लोग मरकरी का प्रयोग करते हैं। और ये जो है -39 डिग्री सेल्सियस से कितना 357 डिग्री सेल्सियस तापमान मापता है, 357 डिग्री सेल्सियस तापमान मापता है। और अगर हम बात करें तो क्या होगा, 35 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा 42 डिग्री सेल्सियस ये तापमान मापेगा। या आपको पता होगा कि ये जनरली 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये देखिए अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल में तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच तापमान मापने का काम कौन करता है? तो वो करता है आपको, ठीक है, आपको मरकरी थर्मामीटर करता है। बच्चे सबसे निम्नतम तापमान कौन सा थर्मामीटर मापता है? तो हीलियम गैस थर्मामीटर मापता है सबसे निम्नतम तापमान। हीलियम गैस थर्मामीटर सबसे न्यूनतम तापमान मापने का काम करता है। कौन? तो बेटा हीलियम गैस थर्मामीटर मापता है। और ये कितना मापेगा? तो -269 डिग्री सेल्सियस तापमान तक मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाकों में निकलने वाली हरी ज्वाला किसकी वजह से होता है? तो बेरियम की वजह से होगा। बेटा आपको पता है स्ट्रोंसियम चटकीला लाल देता है, चटकीला लाल, एकदम याद रखिएगा, चटकीला लाल देगा, लाल रंग प्रदान करता है। बेरियम हरा रंग प्रदान करता है, बेरियम हरा रंग प्रदान करेगा। और बेटा और कुछ होता है, ठीक है, हम होता है मरकरी, बोलते हैं मैग्नीशियम, ये क्या करता है? तो चटकीला उजला या श्वेत रंग देता है, श्वेत रंग काफी चमकीला। सोडियम क्या देगा? सोडियम ये देता है पीला रंग देता है, पीला रंग देता है। जनरली पारा का उपयोग हम लोग फटाखे में नहीं करते हैं, सोडियम पीला रंग हो गया। पोटेशियम का भी उपयोग हम लोग क्या आप नहीं किया जाता किसमें? फटाकों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ देखिए, यदि R1 और R2 क्रमशः, ठीक है, 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो समान वोल्टता पर कार्य करते हैं, यानी वोल्ट समान है बेटा। तो आपको पता है कि पावर बराबर क्या होता है? पावर P बराबर क्या होगा? तो V²/R, यानी विभव का वर्ग बटे आपको प्रतिरोध,
प्रतिरोध, ये होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, तो भी तो नियत है, तो क्या करेंगे, तो P इंटू आर बराबर वी स्क्वायर बराबर क्या, नियत, जो समान है उसको नियत कर दीजिए। P इंटू आर बराबर क्या हुआ, नियत हो गया, तो P1 R1 बराबर क्या हुआ, P2 R2। ये देखिए अब क्या कह रहा है, P1 का वैल्यू कितना है, तो 400 वाट है, 400 गुना क्या R1 बराबर P2 कितना है, तो 200 वाट है, गुना R2। ठीक है, तो 200 दूनी क्या हुआ, 400, तो R2 बराबर क्या हुआ, तो 2R1 आ गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, R2 बराबर 2R1 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, R2 बराबर 2R1। देखिए कितने आसानी से बनाए हैं, तो आपको भी ध्यान में रखना चाहिए किस तरह से सर बना रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए दो ही जगह पाया जाता है। न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कितने जगह, दो जगह। ठीक है, ठीक है, आपको न्यूक्लियस के बाहर डीएनए, न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, बाहर डीएनए दो स्थानों पर पाए जाते हैं। डीएनए दो स्थानों पर पाए जाते हैं, दो स्थानों पर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। कौन कौन, तो बच्चा बेटे दो जगह पर, कहां कहां, तो एक हो गया प्लास्टिड्स, 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 और दूसरा हो गया क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम ध्यान में रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए दोनों ऑर्गेनेल को, माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों ऑर्गेनेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं, ऑटोनोमस नोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, ऑर्गेनेल्स कहते हैं, एकदम याद रखिएगा बेटा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया होगा। राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। चलिए, गोल्जी का ये क्या करता है, तो बच्चे, तो यह, ठीक है, आपको पुटिकाओं को भर करके, यानी आपको ट्रांसपोर्ट एजेंट है, ट्रांसपोर्ट एजेंट है बच्चे, ट्रांसपोर्ट एजेंट है, ट्रांसपोर्ट एजेंट का काम यह करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतःप्रद्युविजलिका ये जनरली इसी पर राइबोसोम पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाएगा, तो आपको पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, इसी पर पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है। और यहीं पर क्या होता है, तो आपको, ठीक है, डीएनए का, बोलते हैं राइबोसोम का बोलते हैं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गन मेटल किसका बना होता है, तो बच्चे सबको देख लेते हैं। आपको पता है कि एल्युमिनियम और कॉपर अगर मिला देते हैं तो आपको पता है ये रोल गोल्ड बन जाता है, रोल गोल्ड बन जाता है। ठीक है, हम लोग आभूषण यूज करते हैं। फिर देखिए Cu प्लस Zn प्लस Sn जो है गन मेटल होता है, गन मेटल कहते हैं इसको। ठीक है, गन मेटल्स कहेंगे। और Cu प्लस Zn प्लस Ni इसको बोलते हैं जर्मन सिल्वर, Cu Zn Ni जर्मन सिल्वर कहा जाता है, जर्मन सिल्वर कहा जाता है। और आपको Cu प्लस Sn को अगर बात करें तो इसको कांसा कहा जाता है, कांसा कहा जाता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गन मेटल Cu Zn और Sn होगा, Cu Zn और Sn होगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षियों के तेल अथवा पिंड ग्रंथियां किस भागों में पाया जाता है, तो बच्चे पूंछ के आधार भाग में पाया जाता है। और ठीक है, पक्षियों में तेल अथवा, ठीक है, प्रीण ग्रंथियां, पक्षियों में तिल अथवा प्रीण ग्रंथियां जो होती हैं, यह एक तरह से अगर हम बात करें, पक्षियों में तिल या प्रीण ग्रंथियां जो है, इससे यूरिक एसिड बाहर निकलता है। बच्चे ये क्या होता है, और तो ये क्या होता है, ऑर्पो, ठीक है, ऑर्पो गायनोल, ठीक है, गायनोल ग्लैंड होता है। या देखिए, ठीक है, ऑर्पो गायनोल, ठीक है, ग्लैंड होता है, गायनोल ग्लैंड होता है, जो ग्लैंड होता है, ठीक है, जो आपको होता है, जो कहाँ पाया जाएगा, तो होता है जो पक्षियों के, याद रखिए बच्चे, पक्षियों के, ठीक है, पक्षियों के टेल के बेस में पाया जाता है, टेल के बेस में पाया जाता है, बेस में पाया जाता है। और यहीं से यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड यहीं से बाहर निकलता है बेटा, यूरिक एसिड, ध्यान में रखिएगा, यूरिक एसिड। बच्चे आपको पता है कि आपका जो पक्षी है उससे जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाहर निकलता है, यानी उत्सर्जी पदार्थ जो बाहर निकलता है, वो कौन है, यूरिक एसिड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष में औपस्थानिक मूल पाई जाती है। बच्चे मूल की बात अगर करेंगे तो मूल अगर बात करें हम लोग, ठीक है, जड़ की बात करें तो जड़, ठीक है, दो तरह से निकलता है। एक तो निकलता है किससे, तो बच्चे मूलांकुर से निकलता है, मूलांकुर। और दूसरा क्या निकलता है, तो अन्य भाग से निकलता है, अन्य भाग से। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मूलांकुर से यदि निकलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मूसला जड़ कहते हैं, मूसला जड़ कहा जाता है। और अन्य भाग से निकलता है तो उसको क्या, अन्य भाग से निकलेगा तो इसको द्वितीयक जड़ कहते हैं,
द्वितीयक जड़, और यही द्वितीयक जड़ आगे चल करके बन जाता है क्या, तो बच्चे अपस्थानिक जड़ बन जाता है। अपस्थानिक जड़ का निर्माण करता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अपस्थानिक जड़ का निर्माण करता है। क्या मैं कर रहा हूं अलग से बच्चे, जड़ जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, ठीक है। जनरली जड़ अगर क्या कहिए कि मूलांकुर से अगर बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं। और यह जड़ जो होता है मूसला जड़ होता है। जनरली आपको पता है तुर्क रूपी जड़, ठीक है, जैसे ठीक है आप ले लीजिए तुर्क रूपी जड़ की बात अगर करेंगे तो मूली ले लीजिए, शंकु रूपी जड़ बोल दीजिए तो ये क्या हो गया आपको कैरट हो गया यानी गाजर हो गया। फिर कुंभी रूपी कह दीजिए तो सलजम हो गया। तो इस तरह का जो जड़ होगा वह मूसला जड़ होता है। और ठीक है अन्य भाग से अगर निकलता है जड़ तो ऐसे जड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पहले तो द्वितीयक जड़ बोलते हैं और फिर क्या होगा तो अपस्थानिक जड़ भी इसे कहा जाता है। जनरली अपस्थानिक जड़ जो होता है वह क्या होता है, रेशेदार होता है, रेशेदार होता है, रेशेदार होता है। बच्चे यहाँ पर कौन है, आम में तो होगा नहीं, चिनार वृक्ष में नहीं, नीम में नहीं होगा, बरगद का वृक्ष में अपस्थानिक जड़ पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा। हाँ, आपको बार बार क्वेश्चन पूछेगा धान, गेहूं, बाजरा, इसमें किस प्रकार का जड़ है, तो अपस्थानिक जड़ है। धान, बाजरा, गेहूं, धान, बाजरा, गेहूं, ये सब में क्या होता है, तो बाजरा, गेहूं सब में क्या होता है, तो आपको अपस्थानिक जड़ होता है। याद रखना बेटा, अपस्थानिक जड़ होते हैं, एकदम याद रखिएगा इसको, ठीक है। और ये किस प्रकार का जड़ होगा, तो रेशेदार जड़ होता है, रेशेदार जड़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है। तो ये ठीक है, लास्की जो है, ठीक है, लास्की के विचार से संप्रभुता क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू लास्की सोवर्जिनिटी इज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लास्की सोवर्जिनिटी इन लास्कीज व्यू इज, ठीक है, क्या होगा बेटा, तो सोवर्जिनिटी जो है लास्की के अनुसार, ध्यान में रखिएगा कि यूनिटी होता है बेटा, क्या होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। याद रखना है बच्चे, ठीक है, ये क्या होगा, यूनिटी होगा, यूनिटरी होगा, यूनिटरी होगा यानी एकात्मक होता है लास्की के विचार से। ऐसे ये क्वेश्चन जो है आपको क्या है, तो समाज शास्त्र से रिलेटेड है। यहाँ देखिए, वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर कितनी होती है बेटा, आपको पता है 165 मीटर पर कितना, 1 डिग्री सेल्सियस का ह्रास होता है, ठीक है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर, ठीक है, लॉस ऑफ टेम्परेचर कितना होगा, तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का ह्रास होता है। और 1 किलोमीटर पर कितना होगा, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस का ह्रास होगा। ये देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्या होता है, तो आपके तापमान में क्रमशः कमी आती है। और जब हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप। देखिए बेटा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मायोपिया, ड्राई मायोपिया, तो ये किसकी वजह से होगा, ड्राई मायोपिया क्या है, तो विटामिन ए की वजह से होगा। ये विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन डी अगर बात करें तो रिकेट्स होता है, विटामिन डी की वजह से क्या होगा, रिकेट्स होगा। विटामिन सी ये क्या होगा, स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के तो इसकी वजह से क्या होगा, तो विटामिन के की वजह से बेटा क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, एकदम याद रखिए, थक्का नहीं जमता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण से क्या होता है, मरासमस और क्वासियोरकर रोग होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा, दो रोग होते हैं। पहला तो मरासमस हो गया, मरासमस, और दूसरा रोग होता है क्या, तो दूसरा होगा क्वासियोरकर, क्वासियोरकर, ध्यान में रखिएगा बेटा, क्वासियोरकर रोग होता है। चलिए, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन, ठीक है, विटामिन आपको B1 की कमी से, विटामिन क्या होगा, B1 की कमी से आपको क्या होगा, बेरी होता है, ठीक है। आपका रिकेट्स किसकी वजह से होता है, तो आपको मैंने अभी तुरंत बताया, विटामिन डी की वजह से होता है। और बल्क चर्म किसकी वजह से होता है, बल्क चर्म जो है वो स्कर्वी की वजह से होता है, स्कर्वी रोग होता है। और जनरली ये किसकी वजह से होगा, तो आपको पता है विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी की वजह से होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये अंतिम था क्वेश्चन बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट आपको इसमें आप सभी बच्चों से आग्रह है कि खूब मन लगा करके मेहनत कीजिए। यकीन मानिए कि ये जो सेट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये आपकी सफलता को सुनिश्चित करने वाला है। आज ठीक है, छठ पूजा के अवसर पर भी हम लोगों ने सेट नहीं बंद किया है। इसका वजह बस एक ही है कि बेटा आप जो है जिस धार से, जिस रफ्तार से आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का विघ्न ना हो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।